Hello everyone, welcome to the Self-Like Chemistry channel. So in this session we are going to start the Mossbar spectroscopy. तो इससे पहले हमने EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कंप्लीट की है. अब हम देख रहे हैं Mossbar स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं. Mossbar स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल क्या है, राइट तो अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करने में कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है. तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इस लेक्चर के बाद आपका मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ द मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी? सो द फर्स्ट पॉइंट is principle of a Mossbar spectroscopy. So Mossbar is the name of scientist जिन्होंने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को फाइंड आउट किया था, राइट. सो Mossbar spectroscopy specifically it is related to the gamma ray radiation, gamma rays, emission of gamma rays and absorption of gamma rays. इससे रिलेटेड ये Mossbar की स्पेक्ट्रोस्कोपी है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके प्रिंसिपल में हमें क्या देखना है. सो in the principle of Mossbar spectroscopy there is one source which is at excited state, right. there is a source which is at excited state. अब ये किसका सोर्स है? ये सोर्स होता है गैमा रेज का. तो जैसे ही ये सोर्स अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, इट इज गोइंग टू इमिट गैमा रेडिएशंस. ठीक है, नाउ सपोज दिस एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ आयरन एटम. सो हमेशा ही जो एक्साइटेड स्टेट में सोर्स होता है ना वो एक मेटल का न्यूक्लियस है. अब यहाँ पे सपोज आप आयरन यूज करते हो, सो आयरन का न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो वो ग्राउंड स्टेट में आते वक्त गैमा रेडिएशंस को इमिट करेगा. तो मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द इमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन बाय एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस एंड फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज गैमा रेज. अब देखो, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त गैमा रेज अगर इमिट हुए हैं तो अगर कोई न्यूक्लियस नेबरिंग में आपने ग्राउंड स्टेट में रखा है, so this ground state nucleus will absorb these gamma rays and went into the excited state. अब सपोज यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस जो है वो आयरन का है. एक्साइटेड स्टेट के लिए हम स्टार यूज करते हैं एंड आयरन कम इनटू द ग्राउंड स्टेट. अब यहाँ पे सपोज दूसरा आयरन का न्यूक्लियस यूज किया है विच इज इन अ ग्राउंड स्टेट. So this ground state iron will go into excited state. अब ये जो है ना ये सोर्स है. So source is always emitter of gamma radiation. तो सोर्स को emitter ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है ना. So source is also called as emitter. Source is called as emitter and this iron nucleus which is in a ground state which is absorbing the gamma radiation is called as a sample. This nucleus, this iron nucleus which is at a ground state is called as a sample. So sample absorb the gamma radiation and source or emitter it emits the gamma radiation. ठीक है, तो इसे absorber भी बोला जाता है और sample भी बोला जाता है. तो अगर आपको एग्जाम में दिया है which of the following is सैंपल इन मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पे आपको ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियस चूज करना है. जो एक्साइटेड स्टेट का होता है वो सोर्स होता है, ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियस जो है वो होता है सैंपल. क्योंकि सैंपल हम किसको बोलते हैं? लैबोरेटरी में कोई सैंपल आता है जिसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं, तो जो टेस्ट करने के लिए आता है वो सैंपल होता है. मतलब सैंपल उसे बोला जाता है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, जिसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं. तो ये जो एक्साइटेड स्टेट का आयरन है ये तो कॉमन है. कोई भी नॉर्मल आयरन का एटम अगर एक्साइटेड स्टेट में है, ओनली आयरन न्यूक्लियस, ठीक है. अब एटम में न्यूक्लियस होगा एंड ओनली आयरन एटम है जिसका ये एक्साइटेड स्टेट है, तो वो तो कॉमन ही होगा. आप कहीं से भी आयरन का एटम ले लो, सिंगल एटम,
तो वो कॉमन होने वाला है। बट ये जो सैंपल है ना, इसमें सिर्फ आयरन का एटम नहीं है, इसमें आयरन के कंपाउंड यूज होने वाले हैं। तो आयरन का कंपाउंड हो सकता है वाटर के साथ FeH2O6, आयरन का कंपाउंड हो सकता है वाटर एज वेल एज अमोनिया के साथ FeH2O4 NH3 2। तो इस तरीके से सैंपल वो कंपाउंड होते हैं जिनके बारे में हमें रिसर्च करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैंपल डिफरेंट कंपाउंड यूज करने से हमें कौन से चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूज होता है। वैसे ही मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। यहाँ पे सैंपल में जो आयरन का कंपाउंड है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उस मेटल के सराउंडिंग में कौन से टाइप के लिगैंड का एनवायरनमेंट है, सारे लिगैंड सेम टाइप के हैं या फिर दो डिफरेंट टाइप के लिगैंड यूज हुए हैं, उस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और जिस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन हमें लेनी है वो क्या होगा, हमारा सैंपल होगा, ठीक है। अब सो द प्रिंसिपल ऑफ मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द emission of gamma radiation by excited nucleus. So the excited nucleus come into the ground state by emission of gamma rays. These emitted gamma rays are absorbed by nucleus which is in a ground state and this nucleus is of a same element. यहाँ पे जो excited state में एटम था ना, उसी का ये ग्राउंड स्टेट वाला एटम होता है, तो सैंपल भी उसी का होता है, राइट। अब दिस ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द गामा रेडिएशन एंड गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट। समझ रहा है सबको। अब इस सैंपल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे। वन इज डॉपलर इफेक्ट, क्या होता है, ठीक है ना। डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपने शायद फिजिक्स में सुना होगा, 11th 12th केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपने डॉपलर इफेक्ट के बारे में सुना होगा, राइट। रिकॉइल न्यूक्लियस क्या होता है, रिकॉइल एनर्जी क्या होती है, तो ये दो टर्म हम सीखने वाले हैं। सो नोट डाउन दिस पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉइल एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे डॉपलर शिफ्ट क्या है। सो रिकॉइल एनर्जी, पहले हम क्या करते हैं, सारे टर्म मैं आपको समझाती हूँ, सारे मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, बाद में हम उसे मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हमें प्रिंसिपल समझ में आ गया है कि क्या होता है। अब हम देखते हैं रिकॉइल एनर्जी क्या होती है। सर रिकॉइल एनर्जी, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। तो जो एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट एक्साइटेड स्टेट। तो हम आयरन के न्यूक्लियस का एग्जांपल लेते हैं, इट इज प्रेजेंट एट एक्साइटेड स्टेट। नाउ व्हेन दिस न्यूक्लियस कम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, इट इमिट गैमा रेडिएशन, राइट, इट इमिट गैमा रेडिएशन। तो सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया और गैमा रेज यानी कि गैमा फोटॉन्स, आपको पता है कि लाइट शोज ड्यूअल नेचर, वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक। सो लाइट के फोटॉन्स अगर आप इमेजिन करते हो, गैमा रेज के फोटोन अगर आप इमेजिन करते हो, सो गैमा रे फोटॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस न्यूक्लियस। अब फोटोन इज हैविंग सर्टन मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो दीज फोटॉन्स दे आर हैविंग सर्टन मोमेंटम, momentum is nothing but mass into velocity. So when these photon come out from the nucleus with a certain momentum, this nucleus go in opposite direction. तो अगर कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी से न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है तो न्यूक्लियस भी थोड़ा सा बैकवर्ड पुश होगा। इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, जब बुलेट गन से बाहर आती है, राइट ना, आपने देखा होगा कि जब गन से बुलेट बाहर आती है तो सपोज यहाँ पे गन है और यहाँ से बुलेट आ रही है, सो गन विल मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू मोमेंटम ऑफ यस बुलेट। तो बुलेट की कुछ तो मोमेंटम होगी, उसका मास, वेलोसिटी। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
दिस न्यूक्लियस कम बैकवर्ड। अब इसे ये बैकवर्ड आना वगैरह वर्ड नहीं यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिकॉइल होना। द प्रिंसिपल इज रिकॉइलनेस ऑफ न्यूक्लियस। सो ये जो न्यूक्लियस है ये रिकॉइल होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना ये रिकॉइल होता है। तो यहां से अगर फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं तो न्यूक्लियस भी रिकॉइल होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियस बैक आता है, बट उस रिकॉइल होने के लिए, जैसे कि बुलेट से गन से बुलेट बाहर आ रही है, अब जब वो बुलेट जाती है ना इस पर्टिकुलर स्पीड से जाती है तो कुछ फोर्स से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है या फिर कुछ फोर्स से वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, मतलब उसमें कुछ तो मूवमेंट होती है और उसके लिए भी एनर्जी लगती है, राइट ना। तो पूरी की पूरी गन की जो एनर्जी है वो बुलेट में नहीं ट्रांसफर होती, कुछ एनर्जी एज एन रिकॉइल एनर्जी वेस्ट भी होती है। इज इट ट्रू? यस। तो इसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सारी की सारी एनर्जी गामा रेडिएशन को नहीं देगा। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट should equal to the energy of gamma radiation which are emitted from the nucleus, but the some energy is wasted in this recoil phenomenon and the energy is called as recoil energy। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझ में आ गया है कि कुछ एनर्जी जो है वो रिकॉइल एनर्जी में वेस्ट होती है। तो एक्चुअल में जो गामा रेज की एनर्जी होनी चाहिए थी, एक्चुअल में जो गामा रेज की एनर्जी होनी चाहिए थी विच इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, इतनी गामा रेज की एनर्जी होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल एनर्जी इज लेस, actual energy is less than this energy difference due to the recoil energy। समझ रहा है सबको? प्रिंसिपल समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो दिस इज द रिकॉइल एनर्जी। अब एक एक प्रिंसिपल क्लियर करके मैं आपको आगे इसका एप्लीकेशन बताती हूँ। इसके बाद में लेने वाली हूँ आपका डॉपलर शिफ्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो नोट इट डाउन। just note down formula also। So the recoil energy which is denoted by ER, recoil energy is denoted by ER। So what is formula of recoil energy? ER is equal to P square upon 2m, where this P is nothing but momentum, this is momentum of photon, right? P is nothing but momentum of photon and m is the mass of nucleus, m is the mass of nucleus। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है? द रिकॉइल एनर्जी एंड मास ऑफ न्यूक्लियस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर आप यहाँ सोर्स का मास बढ़ाओगे, इफ यू यूज हेवी एलिमेंट एज अ सोर्स, then recoil energy will decrease। So as mass of source increases, recoil energy decreases because recoil energy is inversely proportional to the mass of the nucleus। अब इसी फॉर्मूले को आगे डिराइव करते करते एक नया फॉर्मूला मिलता है और वो फॉर्मूला है E gamma square divided by 2m c square। Now this E gamma is nothing but energy of gamma rays, energy of gamma rays। Again this m is the mass of nucleus and c is the velocity of light, 3 into 10 raised to 8 meter per second, right? Okay, so फॉर्मूला याद रखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो लास्ट में हम इसके क्वेश्चन लेने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी आप फॉर्मूला नोट डाउन करो। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डॉपलर इफेक्ट। सो गिव द हेडिंग डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट आपने सुना था पहले भी प्रीवियस क्लासेस में, आपको क्या याद आ रहा है अभी बताओ? डॉपलर इफेक्ट के बारे में कौन सी चीजें अभी आपको याद आ रही है? किस केस में आपने सुना था डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज अ ईडी। सो रेलवे इंजन के कुछ आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे, राइट? एप्टीट्यूड में रेलवे इंजन के एग्जाम्पल होते हैं कि इतने रेलवे की विसल जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी की है, इतने एनर्जी की है, या फिर इतने डिस्टेंस से आ रही है। एक्चुअल जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसे कितने
कितने मिनट्स के बाद या कितने टाइम के बाद वो सुनाई देगी या फिर कितने एनर्जी से वो सुनाई देगी, तो ये सारी चीजें होती है डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट इज नथिंग बट जस्ट शिफ्ट इन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और शिफ्ट इन ओरिजिनल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है, सपोज ट्रेन यहां से आ रही है, राइट, ट्रेन इज इन अ मूविंग पोजीशन, सो दिस इज पोजीशन ए ऑफ अ ट्रेन, दिस इज पोजीशन बी ऑफ अ ट्रेन, राइट, और पोजीशन सी पे आप खड़े हो, सो आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो। पोजीशन ए पे ट्रेन है अभी, सो ट्रेन की जो विसल है वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी से आपको सुनाई देगी। अगर वही ट्रेन बी पोजीशन पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। तो वही तो कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट। मतलब मूविंग बॉडी विथ अ कांस्टेंट स्पीड, इट शोज shift in a frequency, shift in a original frequency, and this shift is called as a Doppler shift. तो frequency is directly proportional to the energy. तो shift in frequency means shift in energy. तो अगर कोई भी बॉडी हो वो मूविंग पोजीशन में है, तो चाहे उससे साउंड एनर्जी बाहर पड़ रही है, चाहे उस मूविंग बॉडी से कोई भी एनर्जी बाहर पड़ रही है। अब इस केस में हमारी मूविंग बॉडी है सोर्स, ठीक है ना, वो मैं आगे जाके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो डॉपलर इफेक्ट है इट इज रिलेटेड टू द मूविंग बॉडी। तो कोई भी मूविंग बॉडी अगर उससे साउंड एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर उससे गामा रेज इमिट हो रहे हैं, अगर उससे कोई भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, तो वो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे एज कंपेयर टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से बॉडी मूव हो रही है और यहाँ पे कोई चीज स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी चीज मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, विसल की जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको कुछ अलग सुनाई देगी। वैसे ही अगर यहाँ पे सोर्स मूविंग कंडीशन में है, सोर्स से गामा रेज इमिट हो रहे हैं, तो सोर्स कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और यहाँ से गामा रेज इमिट हो रहे हैं, तो एक्चुअल में उस गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे सैंपल रखा है, सैंपल तक आते आते उस गामा रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग हो जाएगी। सो द ओरिजिनल गामा रे फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द गामा रेज एब्जॉर्ब बाय सैंपल। हमारा सैंपल क्या है? वो गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। सोर्स क्या है? वो गामा रेडिएशन इमिट करता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? सोर्स को मूव कर रहे हैं। अब सोर्स को क्यों मूव कर रहे हैं, इसका रीजन भी आपको पता चलेगा। बस डॉपलर इफेक्ट क्या है ये पता चला आपको। डॉपलर इफेक्ट का स्टेटमेंट लिखो फिर। डॉपलर इफेक्ट क्या है पता चला। सो डॉपलर इफेक्ट इज नथिंग बट शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी when moving body emit radiation or energy. When moving body emits energy, so this energy can be sound energy, it can be radiation, gamma rays, x-rays, कोई भी हो। When moving body emits energy, shift in frequency is observed. Shift in energy or shift in frequency is observed by stationary observer. By stationary observer. अब यहाँ पे हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर कौन है? सैंपल है। और यहाँ पे हमारी मूविंग बॉडी कौन है? सोर्स है, गामा रे का सोर्स। दिस शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ डॉपलर शिफ्ट। दिस शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी, दिस shifted frequency is called as a Doppler shift. Is called as a Doppler shift. This is called as a Doppler shift. ठीक है, so note it down. Note it down. अब हम देखेंगे एक्चुअल में रिकॉइल एनर्जी, डॉपलर शिफ्ट एंड मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब का रिलेशन क्या है। सो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये डॉपलर एनर्जी किसके लिए यूज होती है। रिकॉइल एनर्जी एंड डॉपलर इफेक्ट, इनका रिलेशन क्या है। मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सारी चीजें क्यों आती है। सो सी हियर, so here is a sample, here is a source, iron
इन एक्साइटेड स्टेट। तो पहली बात तो आपको बताती हूँ कि आयरन इन एक्साइटेड स्टेट कहाँ से आया है, ठीक है ना। सो हम थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। कोबाल्ट विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, कोबाल्ट विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, कोबाल्ट 57, कोबाल्ट 57 it is radioactive in nature, so it decay, this cobalt 57 decay through the process of क्या electron capture, through the process of electron capture। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के प्रोसेस में क्या होगा, कोबाल्ट 57 का इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में, तो मास नंबर तो वैसा ही रहेगा, बट एक प्रोटॉन कम हो गया तो कोबाल्ट का न्यूक्लियस कौन से दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, यस आयरन में। सो दिस कोबाल्ट 57 decay through the process of electron capture and convert into nucleus of iron 57. Now this iron 57 is in a excited state, it is in a excited state, so this iron 57 again come into second excited state जिसे मैं एक स्टार से डिनोट कर रही हूँ, and the difference of energy between this second excited state and ground state of iron, ground state of iron, this energy difference, due to this energy difference gamma rays are emitted, due to this energy difference gamma rays are emitted, ठीक है। so this is roughly मैं इसकी वैल्यू आपको बताती हूँ एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है। सो इस एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है दैट मैचेस विथ energy of gamma rays, that matches with the energy of gamma rays, and that is why the energy difference between this second excited state of iron and the ground state of iron emit gamma radiation। तो gamma radiation कहाँ से आए, सोर्स क्या है अब हमारा, ये Fe in excited state, this is source, बट वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, किससे हमने वो सोर्स लाया है, that is from radioactive cobalt 57, this cobalt 57 is radioactive in nature, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, रेडियो एक्टिव क्या है, कोबाल्ट 57 क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, डीके होके ये एक्साइटेड आयरन तैयार करता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज Fe स्टार, और इस एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट मैचेस विद द एनर्जी ऑफ गैमा रेज, एंड that is why when nucleus come from this excited state towards the ground state it emit energy, means it emit the gamma radiation। तो यहां से gamma radiations आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे है excited iron, यहां पे है ground state of iron, excited to ground state, excited to the ground state जब न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस कम फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। अब वो जिस एनर्जी के गैमा रेज इमिट करता है ना, आपको पता है कि गैमा रेज उसकी एक ही स्पेसिफिक एनर्जी नहीं होती है, जैसे कि यूवी रेज, विजिबल रेज, उसकी एक रेंज होती है, तो गैमा रेज की भी तो रेंज होगी, राइट। तो दैट एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ गैमा रेज is equal to this energy difference, it is equal to this energy difference, that is equal to energy of gamma rays। अब देखो the energy gap between, अब यहाँ पे तो चलो ये तो सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है। अब हम देखेंगे सैंपल के बारे में, ये तो सोर्स है, सैंपल इज ऑफ अ सेम टाइप, सैंपल तो सेम टाइप का है, सैंपल कौन सा है, सैंपल इज अगेन द अनदर आयरन न्यूक्लियस, sample is again the another iron nucleus at ground state, but ये जो आयरन न्यूक्लियस है, ये जो आयरन का एटम है, इसका एनवायरमेंट भी तो होगा। सैंपल में हम कोई आयरन का कंपाउंड लेंगे तो इस ग्राउंड स्टेट आयरन का कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट होगा, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट, और कुछ तो उसका लिगैंड एनवायरमेंट भी होगा, यानी कौन से टाइप के लिगैंड है, सारे सेम टाइप के हैं या फिर दो टाइप के लिगैंड है, तो इन दोनों एनवायरमेंट को मिला के बोला जाता है केमिकल एनवायरमेंट, केमिकल एनवायरमेंट। नाउ द एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, दिस एनर्जी गैप it depends upon chemical environment, it depends
अपॉन केमिकल एनवायरमेंट। अब क्या होगा, ये जो आयरन का न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आते वक्त वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज के गामा रेज इमिट कर रहा है, बट ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस था, यहाँ पे इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस था वही एनर्जी डिफरेंस सैंपल में है। सैंपल में स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट। तो अगर सैंपल के आयरन का केमिकल एनवायरमेंट डिफरेंट है तो ये एनर्जी गैप डिफरेंट होगा। तो सपोज इस एनर्जी गैप को हम डेल्टा E1 बोलते हैं, इस एनर्जी गैप को हम डेल्टा E2 बोलते हैं। सो हियर डेल्टा E1 विल नॉट इक्वल टू डेल्टा E2 बिकॉज ऑफ केमिकल एनवायरमेंट ऑफ द सैंपल। ठीक है, अगर एनर्जी गैप डिफरेंट है तो आपने ये सुना होगा कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेज एब्जॉर्ब करने के लिए उतना ही एनर्जी गैप चाहिए होता है। तो ये जो गामा रेज है जो इस एनर्जी गैप के जितने वैल्यू रखते हैं, ये जो गामा रेज है इनकी एनर्जी कितनी है, इस एनर्जी गैप की है। बट ये एनर्जी गैप अगर डिफरेंट है तो ये गामा रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है। ठीक है ना, समझ रहे हैं सबको? एनर्जी डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कैसे चेंज की जा सकती है। हमें क्या करना है, सोर्स वही रखना है, सोर्स में से गामा रेज आ रहे हैं बट उसकी एनर्जी जो है ना वो सैंपल के एनर्जी गैप से मैच नहीं कर रही, तो हमें इस गामा रेज की एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। और इससे पहले ही कॉन्सेप्ट हमने देखा था कौन से इफेक्ट से एनर्जी चेंज की जा सकती है। जैसे मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, स्टेशनरी ऑब्जर्वर का। यस, सो डॉपलर इफेक्ट जो है, उस डॉपलर इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, गामा रेज की एनर्जी चेंज कर सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन क्या है उसके लिए कंडीशन ये है कि द बॉडी शुड बी इन अ मूविंग कंडीशन। when energy emitting body it is in a moving condition then that energy can be changed, right? तो अगर हमने ये जो सोर्स है इसको मूविंग कंडीशन में रखा, सो बैकवर्ड मूव किया या फिर फॉरवर्ड मूव किया, तो ओरिजिनल जो एनर्जी है ना गामा रेज की, इससे डिफरेंट वैल्यूज हमें एनर्जी के मिलेंगे और कोई तो एनर्जी होगी जो इस एनर्जी गैप से मैच कर रही है, राइट? सो व्हेन दिस सोर्स इज पुट into the moving condition then one point will come, at that point the energy of gamma ray will be equal to energy of this energy gap of ground state and excited state of sample। समझ रहे हैं आपको? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स मूविंग कंडीशन में रखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया है, सोर्स को मूविंग कंडीशन में रखा है और यहाँ पे सैंपल है, तो सोर्स का कुछ तो स्पीड डिसाइड करना पड़ेगा। तो सपोज सोर्स का स्पीड डिसाइड किया है 0.2 मिलीमीटर पर सेकंड, 0.2 mm पर सेकंड। तो उस स्पीड से कितनी गामा रेज की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है और वो फ्रीक्वेंसी सैंपल एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? तो ये कैसे पता चलेगा कि सैंपल ने फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की या नहीं? तो उसके पीछे डिटेक्टर लगाया जाता है। अगर 0.2 mm पर सेकंड से हमारा सोर्स आ रहा है, यहाँ पे सैंपल है, सैंपल ने अगर उस स्पीड से आने वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं की, वो गामा रेज एब्जॉर्ब नहीं किए, तो डिटेक्टर क्या करेगा, उन गामा रेज को कैप्चर करेगा और हमें ये पता चलेगा कि 0.2 mm पर सेकंड दिस स्पीड इज नॉट ऑफ एनी यूज। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उस सोर्स का स्पीड कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। तो जिस स्पीड पे वो सैंपल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, राइट ना, जिस स्पीड पे वो सैंपल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो नोट डाउन किया जाता है। और उसकी वजह से किन किन चीजों के बारे में पता चलता है कि सैंपल में जो आयरन का कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, राइट? उसके पास कितने एस इलेक्ट्रॉन है, कितने डी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किस टाइप की है। तो ये सारे सवालों के जवाब कब मिलते हैं, जब हमें उस सोर्स का स्पीड पता चलता है। और वो स्पीड कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है, mm पर सेकंड। आपको पता है कि स्पीड वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। बट ये तो सारे न्यूक्लियर लेवल के हैं,
तो यहाँ पे mm/s इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। So here it is the source. This is source. Source is suppose excited state of iron. तो इसके यहाँ पे मैं wheels दिखाती हूँ. So this is in a moving condition, right? और यहाँ पे कौन है? Sample है. So this can move here, this can move here with a speed measured in mm/s. ठीक है, और यहाँ पे कौन है? Sample है. यहाँ पे है सैंपल. सो सैंपल इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द इमिटेड gamma rays and it will go from ground state towards the excited state. तो यहाँ सोर्स के ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है, सपोज वो हम एनर्जी डिफरेंस डिनोट करते हैं E1 से, और यहाँ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी डिफरेंस हम डिनोट करते हैं E2 से. ठीक है ना. सो E1 माइनस E2, दिस शिफ्ट इन एनर्जी मतलब क्या? शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी. इसको बोला जाता है आइसोमर शिफ्ट. मतलब ओरिजिनली कितनी एनर्जी के गैमा फोटॉन्स इमिट हुए हैं और कितने एनर्जी के गैमा फोटॉन्स सैंपल के लिए रिक्वायर है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो होता है आइसोमर शिफ्ट. And this isomer shift is again given in mm/s. Isomer shift is denoted by what? Delta. It is denoted by delta. Understood? तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सैंपल में आयरन का कंपाउंड है उसका एनवायरनमेंट क्या है. सपोज सैंपल में पहले आपने आयरन का कंपाउंड लिया था FeH2O6 2+. सेकेंड टाइम कोई दूसरा आयरन का कंपाउंड लिया है FeH2O4Cl2, राइट. तो इस कंपाउंड के लिए आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कुछ अलग होगी, इस दूसरे कंपाउंड के लिए आइसोमर शिफ्ट वैल्यू कुछ अलग होगी, राइट ना. तो हमें ये पता चलेगा कि Fe2+ की आइसोमर शिफ्ट वैल्यू ये है. अब यहाँ पे FeH2O4Cl2 की आइसोमर शिफ्ट वैल्यू ये है. तो अगर इतना आइसोमर शिफ्ट के वैल्यू में डिफरेंस है तो उनके केमिकल एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं हम. ठीक है ना. तो आइसोमर शिफ्ट वैल्यू अगर कम है तो उसका मतलब क्या है, वो वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाली हूँ. जस्ट नोट डाउन दिस. सो लेट अस स्टडी नाउ अबाउट लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट. ठीक है. सो सी, जो हमने अभी बात की थी कि सोर्स से गामा रेज जिस एनर्जी के एमिट हो रहे हैं उतनी एनर्जी सैंपल को रिक्वायर्ड है या नहीं है हमें पता नहीं है. तो सैंपल का ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी गैप ये डिपेंड होता है उसके केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर. केमिकल एनवायरनमेंट में कौन से दो टाइप के एनवायरनमेंट आते हैं? द वन इज लिगैंड एनवायरनमेंट. वो सपोज आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसके पास लिगैंड कितने हैं, वो कौन सी ज्योमेट्री बना रहे हैं, सेम टाइप के हैं या फिर दो टाइप के हैं. इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट मतलब जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे T2G में EG में तो वो सिमेट्रिकली फिल हुए हैं या फिर अनसिमेट्रिकली फिल हुए हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिग्नल, राइट. तो अब हम लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का रिलेशन मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल के साथ लगाने वाले हैं. ठीक है. सो देखो अभी क्या हो रहा है, लिगैंड एनवायरनमेंट एंड केमिकल एनवायरनमेंट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट इन केस ऑफ लिगैंड. सो लिगैंड का एक जो एनवायरनमेंट है वो है सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट, सिमेट्रिकल, एंड अनदर इज नॉन सिमेट्रिकल. अब इस सिमेट्रिकल को स्फेरिकल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है और इस नॉन सिमेट्रिकल को एक्सियल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, राइट. सो अगर कोई भी आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिसके पास सारे के सारे सेम टाइप के लिगैंड्स है FeH2O6 2+. सो हियर
लिगैंड एनवायरमेंट इज सिमेट्रिकल। समझ रहे आपको? अगर इसी आयरन के पास 4H2 मॉलिक्यूल्स है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, so here all ligand they are not of same type, so this ligand environment it is unsymmetrical और नॉन सिमेट्रिकल और एक्सियल एनवायरमेंट। समझ रहे आपको? अब देखो, बात यह है कि सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल लिगैंड एनवायरनमेंट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से कितने सिग्नल मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेंगे, ये डिपेंड होता है। वही इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो लिगैंड एनवायरनमेंट कवर हो गया। द सेकंड टाइप वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। सपोज Fe+3 हाई स्पिन, आपके कंपाउंड का जो मेटल है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाई स्पिन स्टेट में है, राइट। तो यहाँ पे T2G ऑर्बिटल होते हैं, EG ऑर्बिटल होते हैं, Fe+3 मतलब D5, राइट। सो 1 2 3 4 5। अब ये आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या? यस, दिस इज T2G इज हाफ फिल्ड, EG is half filled. So this type of electronic environment is symmetrical electronic environment. ठीक है, symmetrical electronic environment. Now, if it is Fe+3 low spin, यही अगर low spin में चला गया, so T2G orbital, EG orbital 1 2 3 4 5. So this is unsymmetrical. ठीक है, unsymmetrical इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट। अब इसी सिमेट्रिकल को स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जाता है, स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट। सो इन दोनों का नंबर ऑफ सिग्नल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इन दोनों का नंबर ऑफ सिग्नल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सो राइट डाउन, when both electronic and ligand environment, when both electronic and ligand environment are symmetrical, then only one signal is observed in Mossbar spectroscopy. Otherwise two signals are observed. यानी कि सपोज लिगैंड एनवायरनमेंट सिमेट्रिकल है बट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट नॉन सिमेट्रिकल है, तब भी 2 सिग्नल आएंगे। सपोज दोनों भी नॉन सिमेट्रिकल है, लिगैंड एनवायरनमेंट भी नॉन सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी नॉन सिमेट्रिकल है, तब भी 2 सिग्नल आएंगे। सिर्फ और सिर्फ दोनों भी एनवायरनमेंट सिमेट्रिकल होने के बाद ही मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1 सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज दैट 1 सिग्नल विल स्प्लिट इनटू 2 सिग्नल्स। अब वो 1 सिग्नल कैसे मिलता है और 2 सिग्नल कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। So see here how we obtain 1 signal in Mossbar spectroscopy. अब वही बात है, दिस इज one is excited state of iron, another is ground state of iron. Now the ground state nuclear spin value of iron is 1/2 and the excited state nuclear spin value of iron is 3/2. ठीक है, so for I value 1/2 कौन से एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है, कौन से MI लेवल्स पॉसिबल है? सो +1/2 and -1/2, these two MI values are possible. For I is equal to 1/2. So +1/2 to -1/2. ठीक है, for I is equal to 3/2, which MI values are possible? +3/2 to -3/2.
+3/2 टू -3/2, मतलब बीच के एक एक डिफरेंस वाले आपको वैल्यूज लेने हैं। +3/2, +1/2, -1/2, -3/2. So all these energy level they are present at a same position. डिजेनरेट है, सारे के सारे मैंने एक साथ लिखे, राइट, सारे के सारे एक साथ लिखे, ये दोनों भी एक साथ लिखे हैं, इनकी स्प्लिटिंग नहीं हुई। तो अगर आपका लिगैंड एनवायरनमेंट सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सिमेट्रिकल है, सो ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, ओनली one transition is possible and one signal you will get one signal you will get in Mossbar spectroscopy. अगर लिगैंड एनवायरनमेंट अनसिमेट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस को बोला जाता है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, उस केस को बोला जाता है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। So what happens in quadrupolar splitting? So see, in quadrupolar splitting, this +-3/2 सेपरेट हो जाते हैं, +3/2 एंड -3/2 सेपरेट हो गए, +-1/2 से, तो ये +-3/2, +-1/2 ये सेपरेट होते हैं और ये एज इट इज रहते हैं, +1/2, -1/2। अब क्या होगा, दो टाइप के सिग्नल्स मिल सकते हैं, एक तो यहां से यहां, दूसरा यहां से यहां, यही तो है टू सिग्नल्स इन मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी ड्यू टू नॉन सिमेट्रिकल लिगैंड एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, जिस कंडीशन को बोला जाता है क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग, अब इसे और एक नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉन जीरो, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज जीरो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो हो जाता है क्योंकि अनसिमेट्रिकल लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट आ गए। तो ये दो सिग्नल मिले, जब तक सेम टाइप के थे दोनों भी एनवायरनमेंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो था और सिग्नल कितने मिला है, एक सिग्नल मिला, यहाँ पे दो सिग्नल्स मिले। समझ रहा है सबको? ओके, सो नोट इट डाउन। अब आयरन के केस में क्या होता है ना, ये हम आयरन के केस देख रहे हैं। सो आयरन के केस में वो जो आपको +3/2 -3/2 दिख रहा है, वो अभी तक स्प्लिट नहीं हुए हैं, वो ड्यू टू क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग ये +-3/2 एक साथ ही रहते हैं। क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग इनको अलग नहीं कर पाती है, इनको अलग करने के लिए एक और फैक्टर की जरूरत है। जब उस आयरन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, एंड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, दीज टू एनर्जी लेवल सेपरेट आउट, तो +3/2 -3/2 +1/2 -1/2, ये भी +1/2 -1/2, इस तरीके से एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना। सो ये कंडीशन मैं बाद में बताती हूँ, पहले इतना नोट डाउन करो। सो डन। अब देखो यहाँ पे ये जो फर्दर स्प्लिटिंग मैंने लिखी है ना, ये किसकी वजह से आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, या फिर एक्सटर्नली अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, सो दिस +-3/2 सेपरेट, +-1/2 सेपरेट। तो सपोज यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे +1/2 है, यहाँ पे +3/2 है। सेम वे यहाँ पे +1/2 रहता है, यहाँ पे -1/2 रहता है। अब सिलेक्शन रूल, ऑल दीज आर MI वैल्यूज। सो MI वैल्यूज का सिलेक्शन रूल क्या है, ध्यान से देखो। MI का सिलेक्शन रूल है 0 एंड +-1। सो डेल्टा MI शुड इक्वल टू 0 और +-1।
इस रूल में कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है, इस रूल के कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो देखो इस रूल से जितने भी ट्रांजिशन पॉसिबल है उतने ट्रांजिशन यहां पे दिख जाएंगे. सो सपोज 1, 2 एंड 3, दीज 3 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल. कैसे, कैलकुलेट करो. ये 3/2 है माइनस 1/2, आंसर आ गया 1, +1 अलाउड है. 1/2 माइनस 1/2, आंसर आ गया 0, अलाउड है. -1/2 माइनस 1/2, -1/2 माइनस +1/2, वो क्या हो गया, -1/2 -1/2 मतलब -1, -1 भी पॉसिबल है. बट इससे -3/2 से +1/2 वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि वो सिलेक्शन रूल अलाउड नहीं करता है. तो ये हो गए इस एनर्जी लेवल पे आने वाले 3 ट्रांजिशन. वैसे ही इस एनर्जी लेवल पे आने वाले, नीचे के एनर्जी लेवल पे आने वाले 3 ट्रांजिशन कुछ ऐसे होंगे. सो टोटल 6 लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. 6 लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आयर्न की, आयर्न 57 की. तो अगर इसकी माउस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी आप स्टडी करते हो तो टोटल 6 लाइन्स मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो 3 केसेस हमने देखे. नो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0, नो क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग 1 लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉन जीरो, मीन्स देर इज क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग ड्यू टू डिफरेंट अनसिमेट्रिकल लिगेंड एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट. 2 सिग्नल्स मिले. और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो 6 सिग्नल्स मिलेंगे. तो ये सिग्नल कैसे दिखाए जाते हैं, देखो 1 सिग्नल है ना, 1 सिग्नल इट इज ऑब्जर्व्ड, 1 सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड एज दिस. अनदर सिग्नल इट इज 2 सिग्नल्स दे आर ऑब्जर्व्ड एज दिस. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, नोट इट डाउन. ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. ठीक है ना, अभी सारी थ्योरी क्लियर हो गई है. इन नेक्स्ट lecture we will solve all the examples of Morse bar spectroscopy. So thank you so much for this lecture. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SciFly Chemistry को सब्सक्राइब करो. And if you are interested in set chemistry batches और test series then you can contact on our contact number. वो सारी information मैं आपके इस वीडियो के एंड में दे के रखती हूँ. So thank you so much. Subscribe, like and share the video. Thank you.